अष्टांग हृदयम सूत्रों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए सूत्रों की बात करेंगे। उनमें से कुछ सूत्र ऐसे हैं जो चलने, उठने, बैठने और सोने से संबंधित है। अब तक ज्यादातर जो सूत्रों की चर्चा हुई है वो खाने और पीने से संबंधित है, और एक दो सूत्र ऐसे भी आए हैं कि भोजन के बाद तुरंत विश्राम करना है, दोपहर को और शाम को। आज थोड़ा चलने, उठने, बैठने और सोने से संबंधित कुछ सूत्रों की बात करेंगे। भागवत जी का ये कहना है कि ये जो शरीर है, चलने के बारे में, बैठने के बारे में जो सूत्र है वो ये कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, भगवान ने जो बनाया, जो डिजाइन की है इसकी, वो या तो चलने के लिए है या सोने के लिए ज्यादा। और जब चलने और सोने के बीच में हमें ऐसा लगे कि बोरियत हो रही है, शरीर को एक ही अवस्था में रखने से कई बार ऐसा लगता है कि शरीर थक रहा है, तो बैठने की क्रिया, ये बैठने की क्रिया दोनों के मध्य की है, चलने की और सोने। शरीर की डिजाइन इस तरह से की गई है, भागवत जी का कहना है कि ये सोने के लिए बहुत उपयुक्त है और चलने के लिए बहुत उपयुक्त है। तो और दोनों के मध्य में बैठने की बात है। तो मैं महत्व की बात जो आपको ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये कि पूरे सूत्रों में खड़े रहने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। भागवत जी के जितने सूत्र मैंने अभी तक पढ़े हैं उसमें खड़े रहने के लिए वो कहते हैं कम से कम। ज्यादा खड़ा रहना इस शरीर के लिए ठीक नहीं, ये उनका कहना है। और ये बात हमें आधुनिक विज्ञान में भी समझ में आती है कि ज्यादा देर हम खड़े रहे तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, ये जो हमारे ऊपर केंद्रित है, खड़े रहने की स्थिति में सबसे खराब पॉइंट या सबसे खराब बिंदु पर ये केंद्रित होता है। बैठने में बहुत अच्छा, मैंने आपसे कहा आप बैठे हैं आज वज्रासन, सुखासन में मैं भी बैठा हूं, तो इस समय तो ये नाभि पर केंद्रित है। नाभि बहुत अच्छा जगह माना जाता है गुरुत्व बल के लिए। और लेटने में भी सामान्य रूप से ये नाभि और नाभि के ठीक पीछे पीठ का जो हिस्सा है वहां पर केंद्रित है, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। चलते समय ये ऊपर नीचे होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके लिए सूत्र का निर्देश ऐसा है कि ज्यादा देर आप खड़े होने की कोशिश ना करें, ज्यादा देर खड़े होने की कोशिश ना करें। खड़े होने की उतनी ही देर कोशिश करें जितना संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल माने जैसे आप कहीं से चलकर आ रहे हैं, चलकर आने में तो कोई समस्या नहीं है, अब आपको बैठना है तो चलकर आना है और बैठना है, इसके बीच में थोड़ी देर खड़ा रहना पड़े वहां तक तो ठीक है। लेकिन खड़े खड़े आप जो है 1 घंटा बिताएं, 2 घंटा बिताएं, 3 घंटा बिताएं, 4 घंटा बिताएं, ये अच्छा नहीं माना जाता, शरीर के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है पिछले कुछ 50-60 वर्षों में कि हम लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, अपने घरों में हैं, तो ज्यादातर खड़े खड़े। अब दुकान में आप में से बहुत लोग काम करते हैं तो खड़े खड़े काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी बन गई हैं, कारखाने ऐसे बन गए हैं जहां लोगों को असेंबली लाइन पर खड़े खड़े ही काम करना पड़ता है। कार बनाने वाले कारखाने, स्कूटर बनाने वाले कारखाने, मोटरसाइकिल बनाने वाले कारखाने ज्यादातर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कहाँ व्यक्ति को खड़ा रहना पड़े। और ये जब भी मैं कार बनाने वाले, स्कूटर बनाने वाले ऐसे कारखानों में भी जाता हूँ व्याख्यान देने के लिए। एक बार टाटा की फैक्ट्री में मैं गया था जहाँ इंडिका बनती है पुणे में, तो वहां के जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो असेंबली लाइन बनाई, इसमें ये विचार आपको कहां से आया कि हर व्यक्ति को खड़े रह के काम करना चाहिए? ये भारतीय विचार तो नहीं है, और टाटा ग्रुप तो भारत का ग्रुप है, तो उनका ये बात तो आपकी सही है कि टाटा ग्रुप भारत का है, लेकिन ये जो कार बनाने की डिजाइन हमने की है फैक्ट्री की, या जो हम कार बनाते हैं, ये सब विदेशी, विदेशों से हमने ये सब सीखा, देखा, समझा। तो विदेशों में सभी कार डिजाइन करने की फैक्ट्रियां खड़े होकर होती है, माने हर व्यक्ति को खड़े रह के ही काम करना पड़ता है। तो हमने भी ऐसी डिजाइन कर दी कि खड़े होकर काम करना।
अब समस्या क्या है वो मैं बताना चाहता हूं कि पुणे में मैं जब भी जाता हूं तो टाटा इंडिका फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे बहुत सारे सहयोगी जो इस अभियान में भी हमारे साथ हैं। स्वदेशी का जो अभियान हमारा पूरे देश में चलता है, वो हर समय मुझे शिकायत करते हैं, राजीव भाई पीठ में दर्द होता है, आप हमारे दर्द के लिए कुछ करो। तो मैं उनको बताता रहता हूँ भाई थोड़ा चूना खा लो, कभी बता देता हूँ होम्योपैथी की ये एक आध दवा ले लो, वो लेते हैं, थोड़े दिन ठीक होता है, फिर शिकायत करते हैं दर्द होता है। अब मैं उनसे कहता हूँ कि भैया तुम्हारा दर्द तो परमानेंट है, क्योंकि तुम खड़े खड़े असेंबली लाइन में काम करते हो 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे, बीच में सिर्फ 1 घंटे का तुम्हें ब्रेक मिलता है। शरीर भगवान ने डिजाइन किया ही नहीं है खड़े होने के लिए। खड़े होने वाला शरीर वो होता है जो चौपाया होता है। चौपाया माने पशुओं का जो शरीर है, जानवरों का जो शरीर है, उसकी प्रकृति आपसे थोड़ी भिन्न है। आपका शरीर ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, उनका शरीर ऐसे क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है वो ज्यादा देर खड़ी रहे तो समझ में आता है, लेकिन ये जो 2 पाए लोग हैं इनको ज्यादा देर खड़े रहने के लिए मान्यता और व्यवस्था नहीं है भारत में। आप पुराने समय का याद करिए, पुराने समय का मतलब अब से 50-100 साल पहले तक। मुझे मेरे बचपन का याद है, मेरे दादाजी या नाना जी के पास कभी भी मैं गया, वो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और मैंने कुछ खड़े खड़े बात कहना शुरू किया तो सबसे पहले वो टोकते थे बैठ, पहले बैठ फिर बात करें। तो हमारे सभी बुजुर्ग ये करते हैं, घरों में सामान्य रूप से ये होता है। हम कहीं भी किसी घर में चले जाते सबसे पहले बैठो बैठो, उसके बाद बातचीत शुरू होती है। पहले बैठो, विराज, आओ पधारो साहब, बैठो साहब। तो ये जो पधारना है, विराजना है, बैठना है, ये कहने वाले लोग मैं मानता हूं बहुत वैज्ञानिक हैं, वो जानते हैं इस बात को। ये अलग बात है कि आधुनिक विज्ञान के शब्दों में वो उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते, लेकिन उनको मालूम तो है। कैसे मालूम है? वो कहते हैं कि हमारे दादाजी ने सिखाया। उनको किसने सिखाया? उनके दादाजी ने या पिताजी ने सिखाया। तो ये दादाजी, पिताजी, नानाजी, नानी जी से आने वाला जो ज्ञान है, परंपरा से आने वाला ज्ञान है, ज्ञान तो परफेक्ट है, बस आज की 21वीं शताब्दी के हिसाब से इसका विश्लेषण नहीं हो पाया। तो मैं बार बार सोचता हूँ, जब अष्टांग हृदय के सूत्र पढ़ता हूँ और फिर अपने लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं परंपरा से, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि शायद उन्होंने जिंदगी में कभी अष्टांग हृदय नहीं पढ़ा होगा, मेरे दादाजी या मेरे नाना जी या आपके दादाजी और आपके नाना जी, लेकिन अष्टांग हृदय का ज्ञान उनके पास है, जो सूत्र के रूप में वहां दर्ज है वो ज्ञान उनके पास। ये गया कहां से? ये शायद ऐसे ही गया होगा, किसी ऋषि महर्षि ने अष्टांग हृदय के ज्ञान को सरल सूत्रों में लोगों को बताया होगा कभी। वो पहुंचते पहुंचते लोगों तक ऐसे पहुंचा, भाई तू बैठ कर बात कर, बैठ के बात, पानी पी, बैठ के पानी पी, खाना खा, बैठ के खाना खा। ये हमें इंस्ट्रक्शंस के रूप में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से हमेशा मिलते रहे हैं। ये बहुत वैज्ञानिक बात है, क्योंकि शरीर की डिजाइन ऐसी है कि वो बैठने के लिए तो मध्य में है, सोने और चलने के लिए सबसे अच्छी है, खड़े होने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं। अब खड़े होने की चूंकि व्यवस्था है नहीं शरीर में, तो और हम खड़े होकर ही सब काम करेंगे तो गड़बड़ होने वाली है। शरीर उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा है। हम जबरदस्ती सब कुछ खड़े होकर करने की कोशिश करेंगे तो सारा गड़बड़ शुरू होगा, पीठ के दर्द से शुरू होगा, वो स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंच सकता है। वो और आगे बढ़ते हुए आपके पीठ के मणके के बीच में गैप पैदा कर सकता है। कहते हैं ना, मणके में गैप आ गया, पीठ के पीछे के 2 जॉइंट्स में गैप आ गया, जगह बढ़ गई, और वो आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक ले जा सकता है आपको कि आप 2 कदम चलने में समर्थ हैं। इसलिए बागवट जी का सूत्र है कि सबसे ज्यादा शरीर से जो काम आप लेना है वो चलने का लीजिए और आराम करने का, सोने का लीजिए। सबसे ज्यादा सोने का स्थिति में भी बागवट जी कहते हैं कि शरीर आपका काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है? अगले काम के लिए ऊर्जा जुटा रहा है ताकि आप दोबारा फिर से काम जारी। तो हमारे जो भारतीय पद्धति के हिसाब से काम चलते हैं इस देश में, वो तो
अष्टांग हृदयम के सूत्रों को ध्यान में रख के ही है सारे। खेती के जितने काम आप देखो, कोई भी काम खेती का देखो, सभी कामों में या तो वो बैठ के करेंगे या तो चलते हुए। खड़े खड़े खेती में कोई काम नहीं होता। हल की डिजाइन जो की है हमारे किसानों ने, वो इस तरह से की है कि हमें चलना पड़े। सारे के सारे हलों की डिजाइन चलने के हिसाब से। बीज बोने के लिए जो कुछ होता है वो भी सब चलने के साथ होता है। और बीज बोने के बाद से आगे की सारी क्रियाएं या तो बैठकर होती हैं या चलकर। खेत में पानी लगाना है तब भी आपको चलना होता है। और खेत में फसल तैयार हो गई है, अब काटनी है, वो सब बैठ के। आप देखिए इसको माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व। सारे खेत की फसल को काटने का काम, वो गेहूं की फसल हो, वो चावल की फसल हो, आदि आदि सब बैठ के होता है। धान की रोपाई का काम भी बैठ के होता है। ये आजकल के मजदूरों ने थोड़ा बैठने में आधी स्थिति लाई है, चक्कर लगाते हैं तो बहुत तकलीफ पाते हैं। लेकिन बैठ के अगर आप धान लगाते हैं ना तो तकलीफ नहीं आती। तो धान की रोपाई हो, बीज की बुवाई हो, या खेतों में चलने वाला हल हो, उसके बाद की पानी देने की क्रियाएं हो, या तो फसल काटने की सारी क्रियाएं हो, फिर फसल में से अन्न निकालने की सारी क्रियाएं हो। हर जगह आप देखेंगे या तो चलना होगा, बैठना होगा, चलना होगा, बैठना होगा। बैठना मध्यम है, चलना उत्तम है। उस स्थिति में हमारे सब काम होते हैं। इसके अलावा भारतीयता में से जो निकला हुआ उद्योग है पशुपालन, उसमें भी आप ध्यान देंगे तो या तो चलना होगा या तो बैठना होगा। मैंने छोटी छोटी बातें बहुत गौर की है। किसान पशुओं के लिए जब चारा लगाते हैं ना, घास चारा पशुओं को खिलाने के लिए, तो घास चारे की जो नांद होती है जिसमें चारा डाला जाता है, उसकी मेड़ पर बैठकर वो सब मिलाते हैं। खड़े खड़े नहीं करते वो काम। भूसा उठाकर लाए, जानवर के सामने रखना है तो उसके लिए जो पात्र है जिसमें जानवर मुंह डालकर खाना खाता है, उस पात्र को वो इस तरह से जमाते हैं कि एक आदमी ऊपर बैठ सके, इतना वजन उसका वो बर्दाश्त कर सके, फिर उसमें घास चारा को मिलाते, वो भी बैठे। पशुपालन के भी सभी काम में या तो चलना होगा या तो बैठना। और भारतीयता के सभी उद्योग आप देखो, सुनारी का काम, लोहारी का काम, कुम्हारी का काम, ये सब भारत में से ही निकले हुए हैं। सुनारी का, लोहारी का, कुम्हारी का, कशीदाकारी का, हाथ की कारीगरी का, 18 तरह के काम सब गांवों में होते रहे हैं हजारों साल से। वो सभी कामों में आप ये बात देख सकते हो, सब काम बैठ कर। ठकेला है, बर्तन बना रहा है, बैठ के ही ठोक 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 कर रहा है। सुनारी का काम करने वाला कारीगर भी बैठ के सब काम कर रहा है। कुम्हारी का काम करने वाला चाक भी चला रहा है तो सब बैठ के चला रहा है। माने भारत के उद्योगों को विकसित करने वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने बड़े ध्यान से स्वास्थ्य को और चिकित्सा को अपने हर उद्योग में ध्यान रख के शामिल किया, हर काम में। और इसलिए हमने ये देखा और पाया कि जो लोग बैठकर काम करते हैं वो ज्यादा दिन अपना जीवन चलाते हैं, और जो खड़े खड़े असेंबली लाइन पे काम करते हैं, कहीं भी काम करें, वो कारखाना हो, ट्रक बनाने का, बस बनाने का, कार बनाने का या स्कूटर बनाने का, खड़े खड़े काम करने वालों का जीवन बहुत थोड़ा होता है। जीवन थोड़ा होने से मतलब ये है कि जो बैठकर काम कर रहे हैं या चलकर काम कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, ज्यादा आयु भी है। और जो खड़े खड़े सब काम कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा दिन नहीं टिकता है, आयु भी छोटी, जल्दी बीमार। यूरोप और अमेरिका में तो इतनी बुरी आदत है ये कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए भी खड़े खड़े काम करने की व्यवस्था है, बैठने नहीं देते। और अगर बैठने भी देंगे डॉक्टर को तो इस तरह का स्टूल डिजाइन किया है कि वो पूरा नहीं बैठ सकते। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में आप जाइए और वहां के स्टूल देखिए जिस पर डॉक्टर अपना पीछे का हिस्सा टिकाकर, वो खड़े रहने की ही स्थिति होती है, बैठने नहीं देते। ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करेंगे तो खड़े खड़े करेंगे, मरीज को देखेंगे तो खड़े खड़े देखेंगे।
कहीं भी काम करेंगे तो खड़े खड़े होगा। पूरे यूरोप और अमेरिका का हर छोटे से छोटा काम खड़े खड़े है, कार को चलाने को छोड़। ये कार चलाना ही है जो बैठ के चलाना पड़ता है। उनका बस चले तो उसको भी डिजाइन वो ऐसी कर दे कि वो भी खड़े होकर चलाए। तो उन्होंने कभी भी अष्टांग हृदय को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, ये ज्ञान उनके पास कभी रहा नहीं। उनकी तो पूरी चिकित्सा पद्धति ही 250 साल पुरानी है, जिसको वो एलोपैथी कहते हैं। हम तो हजारों साल से आयुर्वेद को जानते आए हैं, समझते आए हैं। भारत में अगर आयुर्वेद के जन्म की कहानी हम कहें कि भाई आयुर्वेद कितना पुराना है, तो कम से कम इतना तो पक्का इसे कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम जितने पुराने उतना आयुर्वेद है। हो सकता है श्री राम जी के भी पहले रहा हो, ये तो पक्के प्रमाण है। क्योंकि भगवान श्री राम का जब युद्ध हुआ है रावण से, तो युद्ध के समय में हम सब ने सुना है कि लक्ष्मण जी उनके भाई थे, उनको मूर्छा आ गई। कोई बाण मारा, तीर मारा रावण ने तो मूर्छा आ गई। मतलब आज की भाषा में कहें तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए। अब उस कोमा से उनको बाहर निकालने के लिए वैद्य की जरूरत पड़ी। तो एक सुशेष वैद्य को लाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई क्या करें अब इनका। तो उन्होंने कहा कि इनको बचाने के लिए एक ही दवा है जिसका नाम है संजीवनी, बूटी है, वो बचा सकती है और कुछ नहीं। कहाँ मिलेगी? तो हिमालय में मिलेगी। तो हनुमान जी गए, हिमालय का पहाड़ी पूरा उठा लाए, तो संजीवनी उसमें से चुनकर लक्ष्मण जी को दी गई और लक्ष्मण जी फिर जीवित हुए। आप जानते हैं आज की भाषा में कोमा से बाहर आना संभव नहीं है। एक बार पेशेंट चला गया ना कोमा में, तो डॉक्टर कहता है वेट एंड वॉच, बस इंतजार करो और देखो, निकल आया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। माने कोमा से बाहर आ नहीं पाते सहज रूप से, दवाई नहीं है उसके लिए। लेकिन संजीवनी ने लक्ष्मण जी को लाया। इसका माने हमारे पास भगवान श्री राम का समय माना जाता है 17.5 लाख वर्ष पुराना। हमारे समय की काल गणना के हिसाब से, जैसे हम तीर्थंकरों का समय गिनते हैं ना करोड़ों साल का, कोई 1-2 साल की तो बात है नहीं, सभी तीर्थंकरों का समय गिनते हैं करोड़ों साल से कम का नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री राम का भारतीय काल गणना की पद्धति से अगर हम विश्लेषण करें तो 17.5 लाख साल पुराना है उनका समय। तो इसका माने 17.5 लाख साल पहले आयुर्वेद था, क्योंकि संजीवनी थी, वैद्य थे, सुषेण थे, नाड़ी देख के उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी को चाहिए। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद तो लाखों साल पुराना, हो सकता है करोड़ों साल पुराना हो। भगवान श्री राम जो पहले दशरथ हुए थे, दशरथ के समय में वो बीमार पड़े थे तो भी वैद्य की व्यवस्था थी। दशरथ के पहले उसी वंश में राजा दिलीप हुए, उस समय भी वैद्यों की कहानी आती है। तो राजा दिलीप तो इनके वंश के बहुत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ना। अहिंसा का दर्शन जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपना शरीर शेर के सामने प्रस्तुत किया, वो राजा दिलीप, वो राम के ही कुल के थे। तो उस जमाने से बात शुरू होती है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उससे भी पुराना हो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में लाखों करोड़ों साल से चली आ रही विद्या परंपरा में हमने ज्ञान के रूप में प्राप्त की है। तो बहुत बारीकी से हमारे यहाँ हर काम को सोचा विचारा गया है और उसके बाद वो किया गया, बहुत बारीकी से। वरना क्या मुश्किल था कि कुम्हारी का काम करने के लिए हम चाक ऐसा डिजाइन करते कि खड़े खड़े चला, हो सकता है ना। अभी बैठ के चाक चलाते हैं, फिर कोई स्तंभ ऐसा बनाते हैं, फिर उसमें वो कीली झुरी लगाते, फिर चाक चलाते, खड़े खड़े बनाते। लेकिन हमने नहीं किया, हमने तो बैठ के किया। सुनाने के काम में भी हम ऐसा कर सकते हैं। वो फूंक मारते हैं, क्या होता है, जो सबसे महत्व का काम है वो ऊपर करिए और खड़े खड़े फूंक मारते हैं। हाँ, वो हो सकता है ना। लुहारी के काम में हम ऐसा करते, भट्टी थोड़े ऊंचे स्थान पर बनाते, उसको धोखने के लिए खड़े खड़े पीटते, धोखते, उसको नहीं किया। हमारे भारत में जितने भी उद्योग विकसित हुए, जिनमें व्यक्ति का श्रम लग के हमने वस्तुओं को बनाना शुरू किया, सबको हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि वो बैठ के हमें करना पड़ेगा। इसी हिसाब से कल मेरी चर्चा होती, रसोइयां भी हमारे यहाँ डिजाइन की गई कि महिलाएं बैठ के ही भोजन बनाए। वरना चूल्हा एक स्थान पे ऊपर ले जाके, जैसे आज हम बना लेते हैं प्लेटफॉर्म, उस जमाने में भी बन लेता।
कोई पत्थर की कमी तो है नहीं इस देश में। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर तो यही निकलता है, ग्रेनाइट निकले, चाहे लाल पत्थर चाहे काला पत्थर, तो पत्थर ही लगाते हैं ना। तो अभी जैसे लगाते हैं वो 100 साल पहले भी लगाते अपने रसोइयों में, नहीं लगाया, क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि भैया ये सब बैठ के रखने के लिए शरीर है, या लेटने के लिए या चलने के लिए शरीर है, खड़े होने के लिए नहीं। ये महत्व की बात है। चलने के लिए एक सूत्र है, चलने का सूत्र ये है कि जब आप चलते हैं तो सूत्र ये है आयुर्वेद का, सॉरी वागवट जी का, अष्टांग हृदय का, कि दोनों पांव पर बराबर वजन हो, दोनों पांव पर वजन आपका बराबर पड़े। एक पांव पर ज्यादा वजन, एक पांव पर कम वजन, अगर आप ऐसे चलेंगे तो बहुत जल्दी आप परेशान होने वाले। बराबर ध्यान रखिए कि दोनों पांव का वजन आपका समान हो, सम हो चलने के समय। अब दोनों पांव पर वजन बराबर पड़े आपके शरीर का, इसके लिए आगे का एक सूत्र है कि चलते समय सबसे पहले एड़ी रखें, उसके बाद तलवा टच करें, फिर पंजा। ये जब आप चल रहे हैं, एक पैर उठा के आपने आगे रखा तो पैर का सबसे पहले ये एड़ी वाला जो भाग है ये छूना चाहिए जमीन को, फिर इसके बाद तलवा, फिर उसके बाद पंजा। अगर इस पैर के 3 हिस्से हम कर दें तो एक हिस्सा एड़ी वाला, दूसरा तलवे वाला, तीसरा पंजे वाला। तो चलते समय जब आप एक पैर रख रहे हैं जमीन पर तो पहले एड़ी रखिए, बाद में पंजा रखिए, फिर आप एड़ी रखिए, तलवा रखिए, पंजा रखिए। डिजाइन भी ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे डिजाइन है तो वैसे ही रखना है। भगवान का बनाया हुआ पैर है, ये किसी कंपनी ने नहीं बना के दिया हमको। तो वो डिजाइन करने वाला बड़ा समझदार सोच करने वाला आदमी है या व्यक्ति है या जो भी है, उसने हमें ऐसी डिजाइन करके दी है। तो चलते समय हमेशा याद रखिए, पहले एड़ी रखें, फिर पंजा रखें, फिर तलवा रखें, फिर पंजा रखें। अब ये करना है अगर आपको, तो एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई हील के जूते नहीं पहन सकते। हाई हील की चप्पल नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें उल्टा खेल है, उसमें एड़ी सबसे ऊंची है और यहां चलने में एड़ी सबसे नीचे है। हाई हील की सैंडल में एड़ी सबसे ऊंची है और पंजा सबसे नीचा है। तो जब भी हाई हील की आप एड़ी और सैंडल पहन के चलेंगे तो पंजा पहले आएगा जमीन पे, एड़ी बाद में। एड़ी तो छुएगी भी नहीं जमीन को, क्योंकि हील इतनी हाई। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो शरीर में पीछे दर्द की शिकायत है। कई बार मैं उनको ऐसे ही बोल देता हूँ, वो समझते हैं कि राजू भाई मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे दर्द के लिए कोई दवा नहीं। तो कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूँ बस इतना करो, जूते बदल दो। तो कैसे जूते ले लो? तो मैं कहता हूँ ऐसे जूते लो जो प्लेन, जिनमें हाई हील, ऐसे ले हो जाएगा। कर लो भाई, इसमें बुराई क्या है? जूता ही बदलना है ना, दवा नहीं खानी। बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं जो आजकल के कॉलेज और स्कूल में जाती हैं, जिन्होंने फैशन बना रखा हाई हील का सैंडल या हाई हील की, वो बहुत आती है। हिप जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, तो मैं उनको भी कहता हूँ जूते बदल दो, सैंडल बदल दो, हाई हील का मत पहनो, साधारण पहनो। तो जो मान जाती है, मान हो जाती है जिनको थोड़े बहुत संस्कार है अपने माता पिता के, जिनको कुछ भी संस्कार नहीं है माता पिता के, वो देखते क्या फालतू बात करते हैं। हाँ, हमारी सुंदरता कम करना चाहते हैं आप। मैं बोला इसमें सुंदरता क्या है? हाई सैंडल पहनने से क्या सुंदरता होती है? तो उसमें वो कहती है लंबा बना जाता है। मैंने कहा है नहीं, आ कहां से जाएगा? हाइट तो वही है 4.5 फीट की, जब है ही नहीं, भगवान ने दी नहीं, तो इसको एक्स्ट्रा कहां से लंबा बनाएंगे आप? तो होता तो नहीं है, लेकिन उनको महसूस होता है कि हम लंबे हैं। हाँ, मन में। तो वो मन का तसल्ली जो झूठा है, वास्तविकता से दूर है,
जब मैं उनको बहुत थोड़ा समझा लेता हूँ, कुछ मान जाते हैं, जो मान जाते हैं वो बदल देती है। बदलने के बाद वो खुद कहते हैं 15-20 दिन के बाद, हाँ हमारा दर्द तो कम हुआ, दर्द तो कम हुआ। 6-8 महीने अगर कर लिए तो फिर कहते हैं दर्द बंदी हो गया। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कम उम्र में, नौजवानी की उम्र में पीठ का दर्द होना क्यों चाहिए? ये पीठ का दर्द तो हमारे यहाँ माना जाता है आयुर्वेद में 40 साल के बाद की बीमारी। 40-45 साल जब बीत गए, कैल्शियम घटना शुरू हुआ हड्डियों में, तब ये समझ में आता है। जब कैल्शियम बढ़ने की स्थिति हो 20-22 साल 25 साल में, भरपूर कैल्शियम हो शरीर में, तब ये दर्द क्यों आना चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि भाई बीमारी तो बात है, लेकिन उसका इलाज बिना दवा के है कि चप्पल बदलो, सैंडल बदलो, जूते बदलो, तो बदलते ही वो असर दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा आप सबको विनती है कि आज के बाद आपके जूते चप्पल आप जब चुनाव करें बाजार में जाकर कि हमको जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, सैंडल चाहिए, तो आप ध्यान रखें कि वो प्लेन हो नीचे से, और नहीं तो ऐसे डिजाइन के हो जैसे आपका पैर। अब सोने के बारे में एक सूत्र है, महत्व का है, बहुत महत्व का है, कि सोने के लिए करवट कौन सी सबसे अच्छी, सोने के लिए कौन सी करवट सबसे अच्छी, किस कंडीशन में सोना सबसे अच्छा। तो बताया ये गया है कि सबसे अच्छा सोना है पीठ के बल। आपकी पीठ जमीन के ऊपर समानांतर हो, ये सोने का आसन सबसे अच्छा है, ये बताया। तो हर समय आप कोशिश करें कि पीठ आपकी जमीन से लगी रहे और आप सो। तो जमीन से पीठ लगी रहे, इसका मतलब क्या है? आपके पीठ में पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसका उभरा हुआ हिस्सा आप अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें एक तो अंदर घुसा हुआ हिस्सा है और उभरा, ये उभरा हुआ हिस्सा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। फिर आपके कंधे में आप हाथ लगा के देखिए, दो उभरे हुए हिस्से दोनों कंधे में, वो जमीन पर टिक जाना चाहिए। फिर आपके दोनों हिप्स हैं, ये जमीन पर टिक जाने चाहिए। फिर आपके पांव की ये पिंडलियां हैं, ये पूरी तरह से जमीन पर टच होनी चाहिए। और पिंडलियों के बाद की ये स्थिति जंघाओं की है, ये जमीन पर टच होनी चाहिए। और अंत में आपकी एड़ी जमीन पर टच होनी चाहिए। तो जमीन पर टच होने वाला जो हिस्सा है सोते समय, उसको मैं फिर से दोहराता हूँ, एड़ी, पिंडलियां, जंघाओं के नीचे का हिस्सा, फिर आपके दोनों हिप्स, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी का बाहर का उभरा हुआ हिस्सा, फिर आपके दोनों कंधों में बाहर निकला हुआ हिस्सा, और आपके सिर का ये आखिरी हिस्सा। ये है आपके सोने की सबसे अच्छी स्थिति। इस स्थिति में अगर आप सोना प्रारंभ करें या प्रयास करें, बार बार प्रयास करने से कोई भी चीज आती है, तो ये सबसे अच्छा है सोने के लिए आसन, सबसे अच्छा है। अब इसकी शुरुआत में क्या कर सकते हैं? जैसे दोपहर को सो रहे, तो दोपहर को सोने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि आप पहले लेफ्ट में लेट जाइए, ये सीधे मत लेटिए आप पीठ के बल। दोपहर को भोजन करने के बाद आपको सोना है तो पहले वाम कुक्षी में आइए। वाम कुक्षी माने बाया साइड, लेफ्ट साइड, इसमें लेटिए, थोड़ी देर लेटे रहिए, 10-12-15 मिनट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए राइट में आइए और फिर सीधे सोचिए। ये दोपहर का, ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद। रात के लिए इसका उल्टा, रात को आपने शाम को खाना खा लिया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 2 घंटे तक तो आपको सोना नहीं है, सूत्र बता दिया मैंने। जब आप सोने के लिए जाएंगे रात को, तो रात को पहले राइट में लेटिए, दाहिनी तरफ लेटिए, थोड़ी देर रहने दीजिए शरीर को, 10-12-15 मिनट, फिर थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में आइए और फिर सीधे सोचिए। ये रात के लिए। अब दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग। बात ऐसी है कि दिन में तो भोजन करते ही विश्राम करें, ठीक है, तो भोजन जब आप करेंगे तो भोजन करने के तुरंत बाद आप लेफ्ट साइड में सोएंगे। यहाँ नाड़ी विज्ञान का थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। स्वर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान जिसको आप कहते हैं। हमारी 3 नाड़ियां हैं, एक एड़ा है, पिंगला है, एक सुषुम्ना है। इसको सरल भाषा में कहते हैं, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। चंद्र और सूर्य नाड़ी की चर्चा ज्यादा होती है।
चंद्र नाड़ी का मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रल, बायां नाक। सूर्य नाड़ी का मतलब है राइट नॉस्ट्रल, दाहिना नाक। लेफ्ट नॉस्ट्रल जब सक्रिय होता है तो ब्रेन का राइट पोर्शन बहुत सक्रिय होता है। मस्तिष्क के भी दो भाग हैं, बायां और दायां। जब हमारी बाईं नाक चलती है, नाड़ी आप जानते हैं समय समय पे चलती है, 15-20 मिनट एक चलेगी, 15-20 मिनट दूसरी चलेगी। तो जब बाईं नाड़ी चल रही है, नाक चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपके मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा बहुत सक्रिय है। और जब दाहिनी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो मस्तिष्क का बायां हिस्सा बहुत सक्रिय होता है। मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा है ये पचने की क्रिया से संबंधित है, पाचन की क्रिया से संबंधित है। मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा किस किस चीज से संबंधित है? सबसे ज्यादा पचने की क्रिया से संबंधित है। दूसरा, गाली देना, गुस्सा करना, मारामारी करना, किसी का मर्डर कर देना, किसी को अपमानित कर देना वगैरह वगैरह, ये जितने भी दुर्गुण हैं वो सब दिमाग के दाहिने हिस्से से उपजता है। लेकिन दाहिने हिस्से से सद्गुणों की उपजता है, पेट के पाचन की क्रिया बढ़ाने का। और मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है उसमें प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, सौहार्द है, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। ये सब मस्तिष्क के बाएं हिस्से से संचालित है। मस्तिष्क का बायां हिस्सा पाचन की क्रिया को मंद करता है, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा पाचन की क्रिया को तीव्र करता है। दोपहर को हमने भोजन किया है, भोजन करते ही हम आराम करना चाहते हैं और पाचन क्रिया भी तीव्र करना चाहते हैं, इसलिए नियम बनाया गया कि बाईं तरफ सो जाओ। जैसे ही लेफ्ट करवट में आप लेटेंगे, बाईं करवट में आप लेटेंगे, तुरंत दाहिनी नाड़ी शुरू हो जाएगी, सूर्य नाड़ी शुरू हो जाएगी। बाईं तरफ लेट के देखो, आज ही करें। अगर आपकी अभी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है ना चंद्र नाड़ी, आप बाईं तरफ लेट जाओ, 2-3 मिनट में ही सूर्य नाड़ी शुरू हो जाए। सूर्य नाड़ी शुरू करनी है क्योंकि पाचन तेज करना है। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद कहा गया कि आप बाईं करवट लेटें। अब शाम को क्या है? शाम को नियम यह है कि 2 घंटे बाद ही लेटना है भोजन के। तो पाचन की एक क्रिया तो पूरी हो ही गई 1.5 घंटे वाली, तो ऐसे पाचन की तीव्रता कोई चाहिए नहीं। इसलिए रात को कहा गया भोजन के बाद 2 घंटे काम वाम करके फिर विश्राम करने के लिए जाएं तो दाहिनी तरफ लेटें। दाहिनी नाड़ी जब चलेगी, दाहिनी तरफ जब आप लेटेंगे तो चंद्र नाड़ी चल पड़ेगी। चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने बताया, प्रेम, वात्सल्य, अपनापन, शांति, मन में शांति, चित्त में शांति, शरीर में शांति, ये सब बाईं नाक से है। सॉरी, लेफ्ट ब्रेन में है ये सब कुछ, मस्तिष्क के बाएं हिस्से में ये सब कुछ है। तो उसके लिए दाहिनी नाक चलानी है, सूर्य नाड़ी चलानी। इसलिए शाम को लेटने की क्रिया एक तरफ है और दोपहर को लेटने की क्रिया दूसरी है। तो लेटते समय, आराम करते समय इसका ध्यान रखें। दोपहर को खाने के बाद आराम करना है तो पहले बाईं तरफ लेटें, फिर थोड़ी देर के लिए दाहिनी, फिर सीधी। और रात को लेटें तो पहले दाहिने लेटें, थोड़ी देर लेटे रहें, फिर बाईं तरफ, फिर सीधा। ये सीधा ही सोना है अंत में आपको। और कहा गया है कि आप पीठ केवल 6 घंटे की नींद अगर ले लेते हैं तो उससे अच्छी कोई नींद नहीं। पीठ केवल 6 घंटे की नींद अगर हो गई तो आप जान लीजिए इससे अच्छी कोई नींद। अब इसमें क्या होता है, आप तो सो जाते हैं लेकिन दिमाग तो नहीं सोता है। दिमाग क्या करता है, 1-1.5 घंटे में, कभी कभी 2 घंटे में पोजीशन थोड़ी थोड़ी बदलता रहता है, करवटें आप बदलते रहते हैं। एक ही स्थिति में 6 घंटे नहीं सोते हैं। मैंने मेरे ऊपर ऑब्जर्व किया है, 1.5 घंटे में दिमाग बदल देता है पोजीशन थोड़ी देर। 1.5 घंटे की एक साइकिल है। आप एक ही तरफ सीधे सो रहे हैं ना, 1.5 घंटे सो पाएंगे। कोई लोग 2 घंटे सो लेते हैं, फिर उसके बाद एक करवट बदल के वापस दूसरी करवट में आकर फिर सो सकते हैं अगले 1.5-2 घंटे। तो 3-4 साइकिल ऐसी चलती है, 6 घंटे की नींद उसमें होती है।
अब आपको ध्यान ये देना है, जो महत्व की बात है कहने जा रहा हूं मैं, कि पीठ की रीढ़ की हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा, आपके दोनों हिप्स, और फिर कंधे का उभरा हुआ हिस्सा, फिर ये आपकी पिंडलियां, फिर ये सब, ये भूमि के संपर्क में है। ये महत्व की बात सोचे। तो ये भूमि के संपर्क में कब होगा? क्योंकि आप जब सोएंगे गद्दे पे, आप जब सोएंगे बेड पे, तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं हो सकता। आप अगर बेड पे सो रहे हैं, डबल बेड पे सो रहे हैं, सिंगल बेड पे सो रहे हैं, तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं आने वाला, क्योंकि बेड के बीच में, पृथ्वी और हमारे शरीर के बीच में क्या आ गया? कुचालक आ गया, लकड़ी आ गई, बेड आ गया, लोहा आ गया। लोहा तो फिर उतना कुचालक नहीं है, कंडक्टर अच्छा है, लेकिन लोहे के ऊपर जो गद्दा आ गया, गद्दा रोल का, ये तो बेड कंडक्टर ही है, ये तो पूरे ही कुचालक। आयुर्वेद कहता है कि सोते समय आपके पीठ में और जमीन के बीच में कोई ऐसी चीज रहनी चाहिए जो सेमी कंडक्टर हो तो बहुत अच्छा है, ज्यादा कुचालक भी नहीं हो, ज्यादा सुचालक भी ना हो। इसलिए कहा गया है कि जमीन पर कुश की चटाई बिछाकर सोना सबसे अच्छा। कुश जानते? कुश एक घास, एक खास तरह की घास है। हाँ, भगवान राम भी कोई बिछा नहीं सकते। भगवान राम का 14 साल का जो वनवास का जीवन है, उसमें हमेशा उन्होंने कुश की चटाई पर ही सोया। अब आप कहेंगे कष्ट का जीवन है, आयुर्वेद कहता है इससे ज्यादा आराम की सोने की व्यवस्था हो नहीं सकती। कष्ट नहीं, आराम की व्यवस्था। आराम आपको तब सबसे ज्यादा मिलता है जब रीढ़ की हड्डी के दोनों उभरे हुए हिस्से, दोनों हिप्स, पिंडलियां और जंघाएं और कंधा और ये जमीन के संपर्क में हो, तब सबसे ज्यादा आराम मिलता है। करके देख लीजिए, एक शवासन होता है ना, योग करना। शवासन की स्थिति में आप जाते हैं तो शवासन से पहले की जो क्रियाएं कराई जाती हैं आपको शवासन में जाने के लिए, वो सारी क्रियाएं एक ही बात के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपका भूमि के संपर्क में रहे। और जैसे शवासन के पूर्व की क्रियाएं आप पूरी करते हैं, एकदम आप गहरी नींद में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले। और वो आधा घंटे की नींद हो जाए या 20 मिनट की हो जाए तो आप एकदम फ्रेश होकर उठ जाए। तो अच्छी नींद तो वही है जहां शरीर के बाहर निकले हुए अंग जो भगवान ने बना दिए वो भूमि के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब सीधा सा ये सूत्र है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना। अब फिर आप कहेंगे हमने तो बेड ले आना, डबल बेड ले आना, मान लो गलती हो गई, बिना सोचे बिना समझे लाए तो मान लीजिए गलती हो गई। हमने तो कुछ सोचा नहीं था कि बेड लाने से पहले ये सब सोचा था क्या? नहीं सोचा। हम तो इसलिए ले आए कि पड़ोसी लेके आ गया तो हमारे घर में भी आना चाहिए। सारे भारतवर्ष में 50 साल से साध्वी जी भगवान एक ही सूत्र है, भला उसकी कमीज मेरी से ज्यादा सफेद है, इसी में मर गया सारा देश कि उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं। तो हम तो इसलिए बैठ ले आए कि उसके पड़ोसी के घर में आ गया। हमने ये थोड़ी सोचा था कि इसके लाने से हमको क्या नुकसान होने वाला है। और बेड के ऊपर गालियों लिया इतनी मोटी मोटी, और आजकल तो स्पंज वाली गालियां आर्टिफिशियल, जिसमें रूह भी नहीं होती, स्पंज रहती है रबर जैसी, तो वो तो बहुत खराब है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये जो बिस्तर है आपका, ये पतले से पतला हो, पतले से पतला, तब आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिलेगा। पतले से पतला हो तो शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिलेगा। माने गादी पे भी अगर आप सोना चाहते हैं तो गादी पतली से पतली रखिए, मोटी नहीं चाहिए। और नहीं तो सबसे अच्छा
चटाई ले लीजिए, कुश की बनी हुई मिलती है, कुश की चटाई मिलती है। कुश की नहीं मिले तो बांस की तो मिलती ही, खजूर की भी मिलती है। तो उन चटाइयों में सोने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जब आप बहुत बीमारी की स्थिति में हो तभी सोचिए कि मैं बेड पे जाऊं, बहुत बीमारी की स्थिति तो बेड पे जाइए, नहीं तो कोशिश करिए भूमि पर सोने। अष्टांग हृदय में एक बड़ा महत्व का सूत्र है, जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे खाना और जमीन पे ही मरना, ये सबसे उत्तम मार्ग। जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे खाना और जमीन पे ही मर जाना, ये सबसे अच्छा मार्ग है। मरते समय भी शरीर आपका भूमि पे रहे, प्राण निकलते समय शरीर भूमि पर रहे, ये सबसे अच्छी मानी गई है। मृत्यु भी हमारे यहाँ अच्छी और बुरी, उसमें सबसे अच्छी मृत्यु है कि प्राण निकलते समय शरीर आपका भूमि पर है, ये सबसे अच्छी है। लेकिन आजकल ये होने नहीं देते डॉक्टर हमारे ऐसे, ये तो भर्ती कर देते आईसीयू में, हाँ जबरदस्ती, कुछ जरूरत नहीं है लेकिन ठोक दो आईसीयू में, डाल दो, कम से कम बिल तो बनेगा। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब तक प्राण नहीं निकलेंगे बिल तो बनता ही जाएगा, तो वो तो डाल देते आईसीयू में। और आईसीयू में तो बेड है और वो बेड भी मशीन चालित है, जबकि कहा गया मरते समय आप भूमि पे रहें। मुझे मेरे पुराने बचपन का याद है, मेरे दादाजी की मृत्यु हो रही थी, मैं उनके सामने था, तो बार बार एक ही बात कह रहे थे, अनकॉन्शियस थे, माने सेमी कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ध्यान था, थोड़ा चला गया था ध्यान। वो बार बार कह रहे थे मुझे जमीन पे ले लियो, हमारे भाषा में, हमारे उत्तर प्रदेश की बात, मुझे जमीन पे ले लेना, मेरे आखिरी प्राण जमीन पे निकलने चाहिए। वो चारपाई पे लेके हो, बार बार यही कहे। तो हमने कहा चलो ले ही लेते हैं, उनके होश रहते हुए। जैसे ही हमने उनको जमीन पर रखा और उनके प्राण, माने तब तक प्राण नहीं निकले जब तक वो चारपाई पे लेके। उस इच्छा थी उनकी, ऐसी भावना थी। ये सभी बुजुर्गों में होती है, हम देखते हैं, लेकिन हम उनकी इच्छा का ये भी सम्मान नहीं करना चाहते। जबरदस्ती उनको बेड पे लिटा रखते हैं, आईसीयू में डाल के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनके आगे पीछे लगा रखते हैं, जो सब कुछ वर्जित है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अध्याय है अष्टांग हृदय में, बच्चों के जन्म का, कि जन्म कैसे होना चाहिए, प्रसव की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो उसमें कहा गया है एक सूत्र में, समय आएगा तो वो भी बताऊंगा विस्तार से, कि बच्चे का जन्म बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा। प्रसव, कोई भी माँ का प्रसव बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा, माने भूमि के संपर्क में है तो सबसे अच्छा। प्रसव की भी वही स्थिति है, लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रसव बेड पे कराते हैं, बिस्तर पे कराते हैं वगैरह वगैरह। हॉस्पिटल में तो सब नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि माँ अगर जमीन पर है, बैठी हुई स्थिति में है तो सबसे आसान होता है। लेकिन अगर बैठने की स्थिति में नहीं है माँ, तो अर्ध बैठी हुई स्थिति में हो, नहीं तो लेटी हुई स्थिति में हो जमीन पर। अब मैं देखता हूँ कि गांव में तो ये होता है, अभी भी भारत के 70-80% गांव के जो लोग हैं, जिनकी गरीबी के कारण वो बेड नहीं खरीद सकते हैं, गद्दा नहीं खरीद सकते हैं, उन सभी घरों की माताएं जमीन पर ही प्रसव करती हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि चारपाइयां भी घर में नहीं होती हैं। और मैंने देखा है कि उनके बच्चे हमारे शहरों में पैदा हुए बच्चों से बहुत ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, जबकि खाने पीने को भी इतना नहीं मिलता। वो बच्चे रंग धड़क खेलते रहते हैं, कपड़े भी पहनने को नहीं है, मिट्टी में लौटते रहते हैं, इधर उधर गीले रहते हैं, पानी में मिट्टी में, फिर भी मुझे दिखाई देता हमारे शहर वाले बच्चों से स्वस्थ दिखते, खुश दिखते, प्रसन्न दिखते, आनंद में ज्यादा दिखते। कारण के ये छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन गंभीर।
तो आप कोशिश करिए अपने जीवन में ये 4 नियम तो जरूर। बैठने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए, सोने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए, खाना खाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा भूमि पर करिए। और आप भी ये संकल्प लेके मन में रख लीजिए कि भाई मरेंगे तो जमीन पर मरेंगे। अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बोल के रख दीजिए कि भाई बेटा तुम ये दुष्कर्म मत कर, आईसीयू में तो भर्ती मत करा, जाना तो सबको ही है, ये शरीर तो सबको ही छोड़ना है, तो आईसीयू में छींछा लेकर हो शरीर की क्यों करना पड़ता? मृत्यु उतने ही आनंद से हो जितने आनंद से जन्म हुआ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु सच है, सबके सामने आते ही है। तो हम हमारी कोशिश में ये ध्यान रखें, आज के आधुनिक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर में इस स्थिति में कम से कम फंसे, क्योंकि अंतिम समय में भी वो डॉक्टर छोड़ेगा नहीं था। हाँ, मर गया है, पेशेंट की नाड़ी चली गई है, फिर भी कल का यार वेंटिलेटर पर रख के देख, शायद आ रहा है, नाड़ी चली गई है, मालूम है, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, लेकिन डॉक्टर जैसे कह देता है एक बार तो रख के देख लो वेंटिलेटर पे, आपकी भी इच्छा जवान हो जाती, भाई रखिए चल हो सकता। और वो वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को रखा, 2-4 दिन रखा रहता, फिर कहता ओ आई एम वेरी सॉरी, मैं उनको नहीं बचा पाया, वो रखने से पहले ही मर चुके थे। आजकल के डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं रह गए हैं, चिकित्सक नहीं रह गए हैं, वो व्यवसायी हैं, कॉमर्शियल है, और इतने कॉमर्शियल कि मरे हुए शरीर को भी वेंटिलेटर पर रखते हैं और मरे हुए शरीर को भी ऑपरेशन करते हैं। बहुत हर शहर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण, यहाँ चेन्नई के मैं दे सकता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो नामी गिरामी है ना, जहाँ आप बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लाखों रुपए जहाँ खर्चा होता है, वो भी इसी धंधे में लगे, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद में हो। तो मेरी तो आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने लिए ये मत करवाना, घर वालों को बोल देना कि अंतिम समय जब दिखने लगे तो कम से कम आईसीयू ना लेके जाए, हॉस्पिटलाइज ना करें, घर में ही रखें। और घर में तो सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आप जिनवाणी सुन सकते हैं, मंत्रों के पाठ आपके आसपास हो सकते हैं, वहाँ आईसीयू में कौन करेगा, वो तो घुसने ही नहीं, वो शीशा लगा के रखते, यहीं से देखो आगे मत जाओ। तो न जिनवाणी की कोई व्यवस्था हो सकती है, न मंत्रों का पाठ हो सकता है, न उसके कान में ऐसी कोई बात जा सकती है जो जानी चाहिए मरते समय, ताकि अगला जन्म अच्छा हो। तो कम से कम आप अपनी मृत्यु को अपने हिसाब से तय करके जाना है। और मेरा निवेदन है, थोड़ा जिनके घर में ज्यादा पैसा है उनके घरों में ये चोचले बहुत है, क्योंकि पैसा है ना, तो आस पड़ोसी वाले घर लगते, अरे इतना कंजूस, बाप के लिए ये भी नहीं कर सकता। आपका दिल दिमाग तो संतुलित है, आप तो चाहते हैं कि मेरे पिताजी जिनवाणी सुनते हुए यहाँ से प्रयाण करें, लेकिन आस पड़ोसी नहीं करने देते। वो कहते इतना कमाया, बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे वो बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये दुष्कर्म क्यों कराना पैसे खर्च करके? तो पड़ोसियों के चक्कर में बताओ, मुझे तो कई बार लगता है कि हमारे पड़ोसी कहीं हॉस्पिटलों के कॉमर्शियल एजेंट तो नहीं हो गए, कोच नहीं रहते, ले नहीं गए, अपोलो नहीं लेके गए, उसमें नहीं लेके गए, एस्कॉर्ट में लेके नहीं गए, वो दिल्ली नहीं ले गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वहां भी तो जाते हैं, वो पीजीआई नहीं ले गए आप चंडीगढ़ में। भैया मुझे मालूम है, पिताजी भी कह रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे भी मालूम है वो जाने वाले हैं, तो जाना तो है ही। अब वहां लेके जाऊं, भागा भागी करूं, लाखों रुपए खर्च करें, वहां भी वो जाएंगे ही, लेकिन मृत्यु तो अच्छी नहीं होगी, नसीब नहीं है, तो मृत्यु तो अच्छी नसीब हो उनको। तो आप ध्यान रखें, मरते समय जमीन, भूमि, खाना खाते समय, बैठते समय, सोते समय, उठते समय कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा भूमि का इस्तेमाल हो। ये 3-4 सूत्र। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और 1-2 सूत्र की बात करता हूँ, फिर 7वीं दिन का प्रवचन होगा। हमारे जीवन में चलते समय, बैठते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, इन सब चीजों के लिए बार बार कहा गया जमीन पर बैठ के ही कोशिश करनी है। एक तो परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप अपवाद कह सकते हैं, वो मैंने
बोला था कि जब बहुत ऐसी गंभीर बीमारी आ गई, जिस बीमारी में शायद आपको गादी पे ही सोना पड़ता हो या बिस्तर पे ही जाना पड़ता हो, तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन रूल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हर रूल का कोई ना कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, हर नियम का कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, तो वैसे ही ये ध्यान रखना है आपको। एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप जब अपने जीवन में घर से बाहर निकले, घर से बाहर चलने के लिए आप अपने घर से कोशिश कर रहे हैं, तो अष्टांग हृदयम में भी ये है और नाड़ी विज्ञान में भी ये है, आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े पंडितों ने भी ये कहा कि घर से निकलते समय पहले दाहिना पैर बाहर, आपके घर की दहलीज, क्या कहते हैं, दहलीज कहते हैं, और शायद एक और शब्द देहली कहते हैं, दहलीज। आपके घर की दहलीज लांग रहे हैं, माने घर से बाहर आप जब जा रहे हैं, तो कोशिश करें दाहिना पैर आपका पहले बाहर निकले। सामान्य लोग, कुछ लोगों के लिए उल्टा भी है कि बाहर पैर, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, सामान्य स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये एक नियम मैं कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि दाहिना पैर आपका बाहर निकले। कैसे? सोच के निकले, घर से जब भी बाहर निकले ये सोच के निकले कि मेरा दाहिना कदम में बाहर रखूंगा, उस हिसाब से स्टेपिंग कैलकुलेशन कर लें, जहां से निकलकर देहली तक आपको जाना, तो कोशिश करें। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही करें, मंदिर में प्रवेश करें तो पहले आपका दाहिना कदम मंदिर में पड़ना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने कदम से बाहर निकले, वापस घर आ रहे हैं तो भी दाहिने कदम पहले घर में अंदर आना चाहिए। तो आप अपने स्टेपिंग को अगर ध्यान रखेंगे तो ये नियम सहजता से पालन हो सकता है। हम ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी कदम हमारा बाहर पड़ जाए, कोई भी कदम अंदर पड़ जाए, वो हमारे घर में रहता है। अब ये दाहिना कदम बाहर रखना चाहिए, इसका माने आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, सीधी सी बात, घर से बाहर चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। मंदिर में दाहिना कदम अगर हम रख रहे हैं, इसका माने सीधा है, चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम, चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, शांति है, चित्त में, शरीर में, भक्ति है, सेवा है, आराधना है। ये सारे के सारे जो भाव हैं, ये हमारे दिमाग के बाएं हिस्से से संचालित हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल, लेफ्ट साइड। तो जहां सद्विचार है, सद्भाव है, सद्गुण है, दिमाग का वो हिस्सा आपका ज्यादा चले, इसके लिए ये नियम बनाया गया कि भाई घर के बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा शांति से निकलो, मन में शांति रखो, शरीर में शांति रखो, चित्त में शांति रखो, तो जो काम के लिए आप जा रहे हो वहां भी ठीक ठाक से सब हो जाएगा। निकलते समय ही गुस्सा है मन में, निकलते समय ही आपके मन में कश्मकश है, गुस्सा है, चित्त अशांत है, तो हो सकता है काम बिगड़े। सामने वाले से कुछ लेन देन करना है तो आप कुछ गरम हो, कुछ गरम, तो मामला बिगड़ जाए। तो घर के बाहर हम निकल रहे हैं किसी न किसी उद्देश्य से, या तो हम निकलेंगे उद्योग के हिसाब से, व्यापार और उद्योग, तो भी चित्त और मगज शांत रहना चाहिए। मान लो हम सेवा के लिए भी निकलेंगे घर से, तो भी चित्त और मगज शांति रहना चाहिए। और मान लो पूजा और उपासना और आराधना के लिए निकलेंगे, तो भी चित्त और मगज शांति रहना चाहिए। इसलिए कहा गया निकलते समय कोशिश करें दाहिना कदम निकले। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो दाहिने कदम से मंदिर में प्रवेश करें। अगर किसी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं व्यापार के लिए, धन के लिए, आपके अपनी जीविका के लिए, तो भी दाहिने कदम से प्रवेश करें। तो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किसी ऐसे पवित्र स्थान पर न। हाँ, इसी सूत्र का उल्टा है, इसी सूत्र का उल्टा है कि जैसे किसी मजबूरी में, मैं नहीं कहता आपको, किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो बाएं कदम से प्रवेश करें। मजबूरी शब्द मैंने सारथी जी की उपस्थिति के कारण लगाया, नहीं तो मैं और ज्यादा बोलता इसमें खुल के। किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो आप हमेशा बाएं कदम से प्रवेश करें, ताकि दोबारा जाने के पहले मन में इतनी अशांति आ जाए कि वापस आ। किसी मजबूरी की स्थिति में आपको शराब खाने में जाना पड़ रहा है तो बाएं कदम से प्रवेश करें हमेशा।
और एक जगह बताई गई है शास्त्रों में कि शमशान घर में जाना, शमशान घर में आप जा सकते हैं, आपके किसी प्रियजन को लेके जा सकते हैं या किसी शमशान की, किसी व्यक्ति की शमशान यात्रा में शामिल। हमेशा शमशान घर में पहला कदम बायां पड़ेगा, पहला कदम लेफ्ट बाएं। तो शमशान घर हुआ, शराब खाना हुआ, सिनेमा घर हुआ, जुए का अड्डा हुआ, अगर जाना पड़ रहा है कोई मजबूरी हो सकती है, जुए का अड्डा हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें, शेयर बाजार हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें, पुलिस स्टेशन हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें। अब ये शेयर बाजार और पुलिस स्टेशन बागवती जी ने नहीं लिखा, बागवती जी ने ये लिखा है कि जीवन में जिन चीजों को आप नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करनी पड़ती, आप नहीं चाहते कि आप जुआ खेलें लेकिन कोई मजबूरी ऐसी है कि आपको खेलना पड़ रहा है, आप नहीं चाहते कि आपके खून पसीने की कमाई शेयर में लगाएं लेकिन किसी मजबूरी में लगानी पड़ गई, आप नहीं चाहते कि आप शराब पिए लेकिन किसी मजबूरी में आपको शराब पीने के लिए जाना पड़ रहा। तो जहां कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो, दिल तो नहीं चाहता, अंतरात्मा तो नहीं कहती कि मत करो मत करो मत करो, हर समय अंतरात्मा हमें टोकती है, लेकिन हम किसी मजबूरी के वश, प्रमाण के वश वो कर ही रहे हैं, तो बायां कदम उसमें पहले आए। ये है पूरी बात। अब इसमें पुलिस स्टेशन, शराब खाना ये मैंने जोड़ दिया इसलिए कि जल्दी समझ में आ जाए। सारे बुरे काम जहां होते हैं, दुनिया भर के बुरे कुकर्म जहां होते हैं, वहां बाएं कदम से ही प्रवेश करें। और जहां सब सदकर्म होते हों, मंदिर है, देवालय है, जिनालय है, घर है, हमारा व्यापार का अड्डा है, माने जहां व्यापार हमारा होता है, व्यापार का केंद्र, हर अच्छे कर्म के लिए दाहिना कदम, दाहिना कदम से माने लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव रहे, बायां कदम माने राइट ब्रेन एक्टिव हो, ताकि वो आपको परेशान इतना करे कि दोबारा आप वहां ना जाए। ये आपको ध्यान। तो आज के कुछ सूत्र मैंने आपको चलने, सोने, उठने, बैठने और क्या उपस्थित सभी चेन्नई नगर के नागरिक बंधु, अष्टांग हृदय के एक अध्याय की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। आज बिल्कुल नया अध्याय है, नए सूत्र हैं, वो है पंचगव्य चिकित्सा के बारे में। अष्टांग हृदय में पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो गाय है, गाय का मतलब भारत की गाय, देशी गाय। हमारे देश में आज की स्थिति में दो तरह की गाय उपलब्ध है, एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं, और एक देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला रहता है, ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ, वो देशी गाय है। और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है, वो जर्सी और विदेशी गाय है। तो जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप तुरंत ध्यान रखना वो देशी गाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है, ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है, फिर इसको क्रॉस कर करके यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचाया गया है। तो अष्टांग हृदय में ये कहा गया है कि देशी गाय का जो मूत्र है वो पित्तनाशक, वातनाशक और कफनाशक तीनों काम एक साथ करता है। पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी जगत पर ऐसी बहुत कम दवाएं हैं जो एक साथ ये तीनों काम करती हो। वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, तीनों को शांत करे, ऐसी बहुत कम दवाएं हैं। उनमें से ये एक है गाय का मूत्र। तो कहा गया अष्टांग हृदय में कि गोमूत्र का आप अपने जीवन में उपयोग करें। बहुत सारी बीमारियों में गोमूत्र का उपयोग आप करें। अब हम हमारे जीवन में ये देखें कि ये गाय के मूत्र में वात,
पित्त और कफ तीनों का नाश करने की क्षमता क्यों है, कैसे, जबकि दूसरी दवाओं में ये नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं या तो वात का नाश करेगी, या पित्त का करेगी, या कफ का करेगी। बहुत उनसे भी ज्यादा अच्छी दवाएं हैं, वात और पित्त का नाश कर सकती है, पित्त और कफ का नाश कर सकती है, कफ और वात का कर सकती है, 2 का नाश कर सकती है, 1 को बढ़ा सकती है, 1 का नाश कर सकती है, 2 को बढ़ा सकती है। मतलब एक ही है कहने का, 3 को एक साथ कम करने की क्षमता गोमूत्र में बताई गई है। तीनों को, वात पित्त कफ, तीनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत गाय के मूत्र में है। कारण उसका क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव होने के कारण गाय का जो भोजन है वो जमीन से उगने वाला सारा का सारा भोजन है। आप जानते हैं हमारे जमीन में, धरती में घास उगती है, हमारी जमीन में बहुत तरह के अन्न और धान्य उत्पन्न होते हैं। तो अन्न और धान्य का जो ऊपर का हिस्सा है फल वाला, वो तो हम खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं, और उसका बीच का जो हिस्सा है वो गाय के लिए उपलब्ध होता है। मतलब यही है कि जो आप खा रहे हैं गाय भी लगभग वही खा रही है। आपको फल वाला हिस्सा अनुकूल पड़ता है तो आप उसको पका के तैयार करके खा लेते हैं, गाय के लिए अनुकूल है बीच वाला हिस्सा तो उसको काट कर चारे के रूप में हम उसे खिलाते हैं। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। इस पृथ्वी में सबके सब उपलब्ध हैं। गाय को भी ऐसी ही जरूरत होती है, जैसी हमारी जरूरत है वैसी गाय की जरूरत है। गाय को भी सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। तो गाय को ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक